नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी हिस्सों, खासकर बस्तर के इलाके में धर्मांतरण और मतांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अंतागढ़ की ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा की घटना के बाद यह साफ हो गया है कि यह मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। शव को दफनाए जाने और फिर बाहर निकाले जाने की मांग ने पूरे गांव को हिंसा की आग में धकेल दिया। भारी पुलिस बल तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन घटना ने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सामाजिक और सियासी दोनों तरफ के हैं, जिनके जवाब ढूंढे जाना जरूरी है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बस्तर अंचल में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा सियासी और सामाजिक टकराव का कारण बन गया है। कांकेर जिले के आमावेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित ईसाई समुदाय के बीच हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। इस घटना में ग्रामीणों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद गांव को सील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। 17 दिसंबर को मामला उस समय और भड़क गया था, जब सर्व आदिवासी समाज, ईसाई समुदाय और भीम आर्मी से जुड़े लोग आमने सामने आ गए। पक्की कब्र को तोड़ने और शव को बाहर निकालने की मांग को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। धर्मांतरित परिवार है, वो जबरदस्ती यहाँ हम लोग के जो गायता के जमीन में बिना पूछे दफनाया गया है। वो हम लोग के जो रीति रिवाज से होना चाहिए, वो दफनाना चाहिए। तो हम लोग वही बोले कि रीति रिवाज के अनुसार हम लोग दफनाएंगे। हम लोग क्षेत्र में वही आ रहा है, तो रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। तो वो लोग बात नहीं माने, क्या कर लोग ऐसे टाइप का हुआ। और कल हम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ हम लोग गए थे, लेकिन वो लोग लाठीचार्ज की। शव को दफनाने और फिर बाहर निकाले जाने की मांग ने विवाद और गहरा दिया, तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस छेड़ दी है। दीपक बैज का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में लगातार तनाव के हालात बन रहे हैं। सरकार पिछले 2 साल से नए कानून लाने का दावा कर रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र में भी कोई विधेयक नहीं लाया गया। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे पर वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। शीतकालीन सत्र तो चल रहा है वर्तमान में, इनकी ड्राफ्ट भी तैयार है, तो फिर कानून लाए क्यों नहीं? कुल मिलाकर धर्मांतरण को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना चाह रही है। धर्मांतरण सिर्फ इनके लिए वोट बैंक की राजनीतिक है। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को ही हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण पर तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कभी भी धर्मांतरण का खुलकर विरोध नहीं किया। बीजेपी जब भी धर्मांतरण के खिलाफ कोई कड़ा रुख अपनाती है, तो कांग्रेस तंज कसती है। बीजेपी ने एक बार फिर सख्त कानून लाए जाने की बात दोहराई। और जब जब भाजपा ने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब उस पर तंज कसने का काम किया। अब भी हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं अगर, तो उस पर भी तंज कस रहे हैं। प्रदेश में जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस को अपने तुष्टीकरण से बाज आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मौजूदा जो कानून है उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की ही जा रही है। आगे ये कानून और कड़ा हो और धर्मांतरण पर रोक लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो संकल्पित है। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। इधर आदिवासी इलाकों में पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं के लिए गए फैसले और कोर्ट की टिप्पणी ने भी इस बहस को और धार दे दी है। अब सवाल ये है कि सामाजिक परंपराएं, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलन कैसे बनेगा, और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान कभी ढूंढ पाएगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो दफनाने पर बवाल, बस्तर में फिर से उबाल। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश घोरमड़ी जी। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी नेता के तौर पर जुड़ेंगे। साथ ही डॉक्टर शिल्पा दिवांगन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और कौशल सरणबीर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। लगातार धर्मांतरण के मुद्दे, छत्तीसगढ़ में कोई नया मुद्दा तो है नहीं, वार पलटवार, आप भी लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति की जो बात वो कहती आई है, और लगातार बीजेपी की तरफ से भी इसकी जिम्मेदारी आप पर भी जो है थोपी जा रही है इस बार फिर से। लेकिन आज जो हुआ बस्तर में, उसको किस तरह से आप देख रही हैं? विपक्ष में होने के नाते क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी है इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा अपने आप में संवेदनशील है?
शिल्पा जी। जी नमस्कार जी देखिए, वाकई में मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और हमारा जो प्रदेश है वो काफी दिनों से ऐसे मुद्दों से दहशत में है और कई बार इस मामले में वर्ग संघर्ष आया हुआ है, दंगा होते आए हैं और इस दंगे को और भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़े बड़े वादे और दावे करके सत्ता में आए थे, बड़े बड़ी बातें करते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम जो है धर्मांतरण के मामलों को रोकेंगे, कानून लाएंगे। आज 2 साल हो गए, आप देखिए 2 साल में अभी तक इस बार के शीतकालीन सत्र की भी बात किए थे इन्होंने, वादा किया था और बार बार सवाल पूछने पर इन्होंने कहा था कि हम कानून अब लाएंगे तब लाएंगे, परंतु मंशा देखिए आप, मंशा इनकी कानून लाने की नहीं है, इनकी ध्रुवीकरण करने की मंशा है। आज आपके स्क्रीन में मैं देख रही थी और दिन भर खबरों में भी चल रहा है कि किस प्रकार से सरपंच का घर जला दिए, एएसपी के सिर में चोट लगी, सिर फूट गया, आपस में लोग भिड़ रहे। ये दंगा भड़काऊ पार्टी है। 2 साल से डबल इंजन की सरकार में दंगा भड़क रहे हैं, आपस में लोग भिड़ रहे हैं, पुलिस पर प्रहार हो रहे हैं। क्या इसीलिए जनादेश इनको मिला था? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है लोगों को? परिभाषा हो गई है शिल्पा जी, इनको तो माफी मांगना चाहिए। मतलब बीजेपी भड़का रही है, ये बात आप कह रही हैं कि बीजेपी भड़का रही है लोगों को, तब जाकर ऐसे दंगों की तस्वीर आ रही है? देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि इनकी प्रदेश में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। पुलिस प्रशासन हो गए, लोग हो गए, ये बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, लोगों को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, धर्मांतरण पर कानून नहीं ला पा रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपने दायित्वों से भागने के लिए कांग्रेस पर बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक करेंगे? ये सवाल उठता है, जनता भी ये सवाल पूछे, कब तक कांग्रेस को आरोपी? भाई हमने माना, हम मान रहे हैं, आपने ही कहा था, बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहा था कि धर्मांतरण पर कानून ला देंगे। डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में कानून लाइए, राष्ट्रीय मुद्दा है। चलिए, राज्य में आपने वादा किया था, प्रदेश की जनता के साथ वादा किया था, कहां गया कानून? माफी मांगना चाहिए इनको, तो माफी मांगना चाहिए। आज किसी भी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने वक्तव्य में आपने उसमें दिखाया कि सामाजिक और कानून, समाज में और कानून में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं है तो भाई किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस और प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है ना। अपने जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? कब तक बयानबाजी करेंगे? कब तक आरोप प्रत्यारोप करेंगे? मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा जी आपके सवालों के जवाब देंगे। उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, जिम्मेदारियों को लेकर सवाल तो होंगे, सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करने, और जिस तरह से बस्तर को आप कह रहे हैं कि सबसे विकसित आदिवासी जो है जिला बनाएंगे, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई, ऐसे विकसित थोड़ी हो पाएगा बस्तर। उमेश जी, जलता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी बनाम ईसाई, धर्मांतरण का वही पुराना खेल, कानून की मांग लगातार जो विपक्ष भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, आपने भी वादे किए, तो उन सारी चीजों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिम्मेदारी पर सवाल है साफ तौर पर। उमेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी तो बनती है और हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे, लेकिन जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में, विशेष रूप से बस्तर जैसे क्षेत्र के अंदर में धर्मांतरण को लेकर के जो स्थितियां बनी हैं, और धर्मांतरण के साथ ही साथ जो वहां की जो मूल संस्कृति है, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की जो मूल संस्कृति है, उसको लेकर के उस बीच में जो परिस्थितियां कांग्रेस के शासनकाल में बनी, किस प्रकार से लगातार एसपी के माध्यम से पत्राचार करके उस वक्त की तात्कालिक भूपेश बघेल सरकार को इसी प्रकार की स्थिति से जागृत करने के लिए और इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार आग्रह किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ? इसी प्रकार की स्थिति उस समय बन करके निकल करके सामने आई थी, यहां तक के कमिश्नर को भी पत्राचार करना पड़ा। अब लगातार उस 5 वर्षों में जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार से धर्मांतरण वहां पर लगातार बढ़ा, और हम जो उस वक्त विपक्ष में थे, हम भी लगातार कहते रहे, वहां से जो स्थितियां बिगड़ी है, आज उस परिस्थिति का सामना
हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। लगातार प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। लगातार प्रशासन के माध्यम से जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में चाहे बातचीत का विषय हो, परिस्थिति को कंट्रोल में लेने का विषय हो, लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो बीते 5 वर्षों में जो परिस्थितियां वहां पर क्रिएट की गई उसका खामियाजा आज इस प्रकार के रूप में निकल करके आ रहा है। प्रशासन के लोग वहां पर कैसे कंट्रोल कर रहे हो उमेश जी, कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वही तो सवाल है ना। शिल्पा जी वही बार बार पूछ रहे हैं कि हाउ, कैसे, क्या किया। ठीक है, 5 साल वो रहे, 2 साल आपको भी हो चले हैं, कानून की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये इस पर जब मैं कौशल जी के पास जाऊंगा तो और विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप बताइए कि कैसे और क्या। देखिए, हाउ, कैसे, ये सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस का नहीं बनता है। लगातार इस प्रकार की स्थितियां आदिवासी भाइयों बहनों और जो धर्मांतरित लोग हैं उनके बीच में संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ? जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त से हम नहीं आगाह कर रहे थे। विपक्ष में होने के नाते केवल हम आगाह नहीं कर रहे थे, वहां के आदिवासी भाई बहन और जो कन्वर्ट हो चुके जो लोग हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। 15 साल किसकी सरकार थी, इनको तो माफी मांगना चाहिए सबसे पहले। तो उस वक्त सबसे पहले इनको माफी मांगना चाहिए गया। और जब ये स्थितियां लगातार बढ़ करके इस संघर्ष की स्थिति में निकल करके आने लगी तब भी भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने वहां पर ध्यान नहीं दिया और आज उसी प्रकार की स्थितियों का सामना प्रशासन को फिर से करना पड़ रहा है। हमने तो 5 साल जो है हमें सेवा का मौका मिला, परंतु आपको 17 साल सेवा का मौका मिला है। 17 साल में आप धर्मांतरण के मामले को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आज देखिए बस्तर जल रहा है, नक्सली जैसी घटनाएं हो रही है, नक्सली जैसे आप एक तरफ बोलते हैं कि नक्सलियों को कंट्रोल कर दिए, आज लोग एक दूसरे में भिड़ रहे हैं। शिल्पा जी सुन लीजिए वो जवाब दे रहे हैं ना कि कैसे और क्या कर रहे हैं। शिल्पा जी एक एक करके, ऐसे आप दोनों की बात नहीं आ पाएगी। शिल्पा जी सुनिए, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपना जवाब रख लीजिएगा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं आ पाएगी। उमेश जी, शिल्पा जी, मैं दोनों को रोक रहा हूं। उमेश जी ठीक है। कौशल जी इस पूरे मुद्दे पर आईना दिखा देंगे अभी तुरंत। कौशल जी किस तरह से देख रहे हैं आज जो हुआ? धर्मांतरण कोई नया वृक्ष नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, वो वृक्ष है जिसके छाए में लगातार न जाने कितने जान गंवाए लोगों ने, वहां आदिवासियों ने भी जान गंवाए और आज भी वही तस्वीर सामने आई है। कारण इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? एक तो आप अपनी बात रखेंगे और दूसरी जो पक्ष विपक्ष की लड़ाई हर मुद्दे पर शुरू हो जाती है। ये इतना बड़ा मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा। शिल्पा जी कह रही हैं कि उमेश जी ने सब कुछ किया, उमेश जी कह रहे हैं शिल्पा जी ने सब कुछ किया, इनकी पार्टी ने किया, इनकी सरकार में हुआ। मुख्य कारण क्या समझते हैं? क्योंकि जब तक हम आधार को नहीं समझेंगे इस इमारत को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कौशल जी। जी, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में एक नासूर की तरह आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब सिर्फ यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ही धर्मांतरण की गूंज सुनाई देती थी और वहाँ के लोगों को धर्मांतरित किया जाता था। बस्तर और जसपुर एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब वो धर्मांतरण की जो आग है धीरे धीरे मैदानी इलाकों में भी बढ़ चुकी है और आप देखेंगे मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरित हो रहे हैं लोग। एक समय था जब लोगों का नाम परिवर्तित किया जाता धर्मांतरण के बाद, लेकिन पिछले 5, 7, 8 सालों से देखने के आया है कि धर्मांतरण तो करवा ले रहे हैं लेकिन नाम नहीं बदला जा रहा है। यानी कि आप वो सब काम करेंगे जो धर्मांतरित करवाने वाले समाज के लोग करते हैं, लेकिन आप अपना नाम वही रखेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यदि कोई शिकायत होती है धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिल पाते। कारण यही है कि ना तो उस व्यक्ति का नाम बदला जाता है, ना ही इसके खिलाफ ऐसी कोई सबूत मिलते हैं कि उसने धर्मांतरण कराया है। लेकिन निश्चित तौर पर धर्मांतरण की जो आग बहुत तेजी से फैल रही है और पिछले कुछ सालों में ये पूरे प्रदेश में फैल गई है। राजधानी रायपुर जैसे जगहों में कई बार, यहाँ पर आप देखेंगे पुरानी बस्ती जैसे इलाकों में कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि धर्मांतरण की जो आग है इसको सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, इसको सामाजिक विषय जोड़ना चाहिए। और जो आपने बात की कि कारण क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे कि जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं वो लोगों को सिर्फ 2 चीजों पर इकट्ठा करते हैं, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। बिल्कुल। जब तक हम सरकार में बैठे यदि हम अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को सही ढंग से नहीं करेंगे और तीसरा रोजगार, क्योंकि जो धर्मांतरित करवाने वाली संस्थाएं हैं वो इन तीनों चीजों पर फोकस करती है और जो लोगों को आकर्षित करती है कि हम आपका इलाज करेंगे, हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे और उसके बाद हमको रोजगार भी दिलाएंगे। इन्हीं 3 चीजों को लेकर वो लोगों के घर तक पहुंचते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं और लोग आसानी से उनके झांसे में आ भी जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि किसी भी सरकार का
फेलियर होना, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन अंतिम पात्र व्यक्ति तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि जो धर्मांतरित जो लोग हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि ये है, और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कौशल जी, आज जो हुआ उसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि पेशा अधिनियम का भी हवाला दिया जा रहा है आदिवासियों की तरफ से कि भाई हमने तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हथियार उठा लिए, और पेशा अधिनियम में तो साफ तौर पर उनको ये अधिकार है, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी कहती जाए? आदिवासी तो अपने आप को बचा लेंगे इस पेशा अधिनियम के पीछे। राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर पेशा कानून छत्तीसगढ़ के 5वीं अनुसूची के जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह पे लागू है, और लेकिन पेशा कानून कितनी जगहों पर लोग मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी विषय है। क्योंकि आप देखेंगे जिसको लेकर बवाल हुआ, एक व्यक्ति जो धर्मांतरित होने की बात की, उसको दफना दिया, उसको बाद में फिर निकालने की बात, उसी को लेकर भी पूरा विवाद हुआ है। अब किसी गाँव में जाएंगे जो पूरी तरह से आदिवासी गाँव, हमें लास्ट ईयर में जशपुर गया था, वहां से जब मैं लौट रहा था तो एक पूरा आदिवासी गांव था, लेकिन वहां के जहां पर शवों को दफनाया जाता है उस जगह पर मेरी नजर पड़ी तो वहां पर पूरे क्रॉस के निशान थे, यानी कि वो पूरा आदिवासी गांव पूरे का पूरा कन्वर्ट हो चुका था। तो ये कैसी विडंबना है कि जो आदिवासी है वो इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं पेशा कानून निश्चित तौर पर आदिवासी समाज के पास तो है, लेकिन वो कितना यूज कर पा रहे हैं, उसको कितना लोग मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि आप अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि आप पेशा कानून एक और बात करते हैं, बाकी चीजों पर तो दूसरी चीजों पर भी आपको मानना चाहिए। आप वहाँ उनके जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो पेशा कानून बनाए उसको भी आपको मानना चाहिए। तो अवैध तरीके से लोग वहां घुसपैठ कर उनको भी रोकना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हो पा रहा है? ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, भाजपा को भी सोचना चाहिए, जितने भी जनप्रतिनिधि जो इस चीज से जुड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप सामाजिक वैमनस्यता पैदा करेंगे, आप जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तो इस तरह की स्थिति मुझे लगता है कि लगातार पैदा होती रहेगी। ठीक है उमेश जी, वही घुमा फिराकर सवाल कौशल जी भी आप ही की तरफ छोड़ दिए हैं, क्योंकि कानून और सामाजिक जो है स्वतंत्रता, जो जिस पेशा अधिनियम की बात अभी कौशल जी कर रहे थे, बैलेंस करने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। अतीत में क्या हुआ, अगर उसको कह के आप बचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सरकार में जब आप हैं, लोगों ने जब आपको बिठाया तो सवाल आपसे पहले पूछे जाएंगे। तो वही बात है, किस तरह से बैलेंस करेगी सरकार ताकि ऐसी तस्वीर जो आज हमें देखने को मिली वो भविष्य में तो कम से कम ना देखने को मिले। क्योंकि बहुत पहले नहीं, जुलाई में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं कौशल जी, तो 25 जुलाई के आसपास भी एक ऐसे ही मामला आया था। 25 जुलाई को एक मृत्यु हुई थी और 27 जुलाई को उसको ईसाई धर्म में कन्वर्टेड लोगों ने दफन किया। फिर उसके बाद ये मामला इसी तरह से उठा, फिर उसको भी लेकर जो आदिवासी लोग थे आक्रोशित हुए, 1200 लोग जो है इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद वो बैनर लगाया गया कि 14 से 15 जिलों में ईसाई के जो लोग हैं, पास्टर और फादर्स, वो नहीं आएंगे। तो ये सारी तस्वीरें आखिर आ क्यों रही? किस तरह से इन चीजों को बैलेंस करेगी सरकार? और कानून पर तो सबको निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे विपक्ष हो, हम हो, चाहे वहां के लोग हों। उमेश जी, देखिए, जो गलतियां पहले हुई हैं, बीते कुछ वर्षों में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। जल्द से जल्द ठोस कानून ला करके, शिल्पा जी आऊंगा आपके पास, पूरी बात हो जाने दीजिए उमेश जी की। हाँ, सुन लीजिए शिल्पा जी, जल्द से जल्द इसमें ठोस कानून ला करके इसमें कैसे मजबूती से इस विषय को कैसे सरलता पूर्वक और एक सामाजिक समरसता के साथ कैसे सरकार आगे बढ़ाए, इस दिशा में सरकार का प्रयास रहेगा। और जिस प्रकार से इस संवेदनशील विषय पर कांग्रेस यहाँ पर कूद पड़ी और केवल राजनीति करने का प्रयास कर रही है, इस प्रकार का प्रयास हमने पहले भी किया। कानून लाने को लेकर के 2008 में भी हम कानून लाए थे। उस वक्त यही कांग्रेस के नेता सदन से लेकर के सड़क तक उसका विरोध कर रहे थे। जब कांग्रेस को स्वयं मौका मिला कि वो सत्ता में रहें, उस वक्त तो कानून लाने की जहमत नहीं उठाए, इस संवेदनशील विषय को बढ़ने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किए। और आज जब प्रशासन स्तर पे प्रयास हो रहा है, आने वाले समय में सदन में भी हम कानून लेकर के आएंगे। मेरी बहन बैठी हुई है शिल्पा जी यहाँ पर, क्या धर्मांतरण के कानून को लेकर के सहमति असहमति की स्थिति बनाएंगी या केवल राजनीति करते रहेगी कांग्रेस पार्टी? क्या यहाँ पर बताने का जहमत उठाएंगी शिल्पा जी? ये केवल इसमें धर्मांतरण वाले विषय में कांग्रेस यहाँ पर केवल राजनीति देखने का प्रयास कर रही है, जबकि बीते 3-4 दिनों से, और उसके पहले भी आपने जिक्र किया, जुलाई का जिक्र किया, आपने देखा होगा तमाम तरह की अनुमति मांगी गई थी, धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए भी अनुमति मांगी गई थी। अगस्त में 25 अगस्त में उसको डेट ध्यान में आ रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर में एक रैली निकालने की भी अनुमति मांगी गई थी। उस वक्त भी प्रशासन ने जाकर के हस्तक्षेप करके उसको वहां पर उस विषय को रोकने का प्रयास किया। उस वक्त प्रशासन वहां पर सफल भी रहा,
और अभी जो स्थिति वहां पर निर्मित हुई है, मैं तो खुले तौर पे कहूंगा कि यहाँ पर राजनीति करने के प्रयास के चलते भी इस मामले को तूल देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन सजग है, सरकार सजग है और आने वाले समय के अंदर में इस विषय पर हम ठोस कानून भी लाएंगे। शिल्पा जी, ठोस कानून आ रहे हैं, कैटलिस्ट का काम आप लोग कर रहे हैं। और एक सवाल ये, बार बार जब भी हम डिबेट करते हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर, सरकार की तरफ से ये सवाल हर बार उठाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है। शिल्पा जी, खुलकर धर्मांतरण का विरोध कांग्रेस क्यों नहीं करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम अवैध धर्मांतरण का बिल्कुल विरोध करते हैं और इसीलिए सवाल आते हैं। हम सकारात्मक विपक्ष है। जनता यदि दंगे में फंसी हुई है, जनता परेशान है, ने जब पत्र लिखा था, आपकी सरकार थी, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए एसपी ने पत्र लिखा था, तब आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? गंभीर बात सुन लीजिए। उमेश जी सुन लीजिए, शिल्पा जी ने आपको सहजता से सुना था। वर्ग संघर्ष हुए थे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच। उमेश जी सुनिए ना, आपस में लड़ाने का काम आपकी सरकार करती रही, कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उस पर? अरे आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एसपी का सर फटा था, संघर्ष हुए थे, आप विपक्ष में आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बात भूल जाएंगे, परंतु कब तक आपने पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? ये विषय तो अभी निकल करके आया है। एसपी ने महीने भर पहले पत्र। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। चलते चलते बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। शिल्पा जी, बात आ गई आप लोगों की। उमेश जी, ठीक है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कह रहे हैं उमेश जी, शिल्पा जी, लेकिन चलते चलते बेहद महत्वपूर्ण सवाल कौशल जी आपसे, और ये जानना बहुत जरूरी हो जाए क्योंकि सरकार में और विपक्ष में लड़ाई तो लगातार चलती रहेगी। 3 चीजें जो मैं महत्वपूर्ण तरीके से समझ पा रहा हूं इस पूरे मसले को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, और आज जो बस्तर से तस्वीर आई है। पहली, सामाजिक परंपराएं हैं कौशल जी, धार्मिक स्वतंत्रता, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कानून। इन तीनों में बैलेंस आखिर कैसे बन पाएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या राजनीति इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान ढूंढ पाएगी या ऐसे ही तू मैं होते रहेगा हमेशा? कौशल जी। राघवेंद्र जी, राजनीति बिल्कुल भी इस मुद्दे का समाधान नहीं ढूंढ पाएगी। इसको हमको सामाजिक सौहार्द से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपसी सामंजस्य नहीं होगा, हम अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उसको इसके गलत और सही का फायदा नहीं बताएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को रोक पाना संभव नहीं। और जहां तक धर्मांतरण कानून की बात है, निश्चित तौर पर लग रहा था कि इस बार शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण कानून विधेयक पास हो जाएगा और जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कानून के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने इस कानून को यहाँ पर लेकर नहीं आया। मुझे लगता है कि उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और अवैध तरीके से धर्मांतरण जो लोग करवा रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करे तो उनको ये सोचना पड़े कि यहाँ पर एक ऐसा कानून भी है जो हम इस तरह की गलत कार्रवाई करेंगे तो हमारे खिलाफ कड़ी जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया वो हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यदि इसका निराकरण करना है तो राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए, आपको सामाजिक सौहार्द बनाने रखना चाहिए और कानून को कड़ा बनाना चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं उन पर ये डर हो, कानून का भय हो, ताकि भविष्य में इस तरह की जो चीजें जो हमने बस्तर में जो देखी, इस तरह की चीजें दोबारा दोहराने को न दिखे। और क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहाँ पर इस तरह की चीजों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है उमेश जी, कानून कब तक आ रहा है ये बताते चलिए जाते जाते। देखिए, बहुत जल्द इस विषय पर पूरे मजबूती के साथ, बहुत अच्छे तरीके से और तमाम सामाजिक समस्या का ध्यान रखते हुए ये कानून बहुत जल्द आएगा। और मैं तो बल्कि ये अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ आए और जो बहला फुसला करके गलत तरीके से जो धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ जो कानून आएगा उसके समर्थन में कांग्रेस हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो और कैसे हम बस्तर क्षेत्र के अंदर में सामाजिक समरसता मिलजुल करके स्थापित करें, इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद और उस इंतजार के साथ ही इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। उमेश जी, इंतजार इसी बात का है कि कानून आए और सख्त कानून आए, ताकि आज जो तस्वीरें देखने को मिली है छत्तीसगढ़ जो शांति प्रिय जो स्टेट है वहां से इस तरह की तस्वीरें जब आती है तो दिल बहुत घबराता है। उमेश जी, बात समझिए और जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ऐसी तस्वीरें भविष्य में ना हो, कानून जल्दी आए और जो विपक्ष के सवाल है उन पर पूर्ण विराम भी लगे। और विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी है शिल्पा जी की कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ जो कानून है उस पर आपकी भी सहमति हो। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, शिल्पा जी आपका और कौशल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।